आखिर मुझे मेरे सपनों का घर मिल ही गया। सालों से अपनी थोड़ी सी सैलरी से पैसे बचाते हुए मैंने और मेरी वाइफ ने जैसा घर लेने की सोची थी, ये घर उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। जिस रियल एस्टेट कंपनी से मैंने ये घर खरीदा, उसने बताया कि ये घर पिछले बहुत सालों से बंद था। उससे पहले यहाँ कोई और मालिक रहा करता था। घर सुंदर तो था, लेकिन पुराना होने की वजह से थोड़ा गंदा हो गया था। दीवारों का रंग हल्का हो गया था। लेकिन इन सब खर्चों को ध्यान में रखते हुए भी हमें वो घर बहुत अच्छे में मिल गया था। मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था और ऐसे में घर बदलने का फैसला लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन हम इतनी अच्छी डील को मिस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने वो घर खरीद लिया। घर खरीदने के सारे पेपर वगैरह का काम हो जाने के बाद हमने 8-10 दिन बाद ही वहां शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। घर के साथ में एक लेटर बॉक्स लगा हुआ था, जिसमें शायद घर में आने वाली चिट्ठियां, लेटर वगैरह डाले जाते होंगे। ये लेटर बॉक्स जरूर पिछले वाले मालिक ने लगवाया होगा। तो पहले दिन जब हम अपने सामान के सब बॉक्सेस नए घर में रख रहे थे, तो मेरी नज़र उस लेटर बॉक्स पे पड़ी। आप लोगों में से जिसने भी नया घर खरीदा हो, तो आप समझ सकते हैं कि नए घर में जाने के बाद आपकी इच्छा होती है कि आप घर की एक एक चीज़, एक एक कोने को अच्छे से चेक करें। मैंने उस लेटर बॉक्स को लगा देखा तो सीधा उसके पास गया और उसे खोल दिया। उसके अंदर एक लेटर रखा था। भेजने वाले का नाम, पता वगैरह कुछ भी नहीं था। मुझे थोड़ी हैरत तो हुई कि अभी से मेरे नाम पे किसने लेटर भेज दिया, लेकिन ये सोच के कि शायद किसी प्रॉपर्टी डीलर या किसी और ने भेजा होगा, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लिफाफे के अंदर एक पेपर था जिस पर कुछ लिखा था। उसमें क्या लिखा था वो मैं आपको बिल्कुल वैसा ही बता रहा हूं। इस लेटर में जो कुछ तुम पढ़ने वाले हो, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूं। अगर तुम एक परिवार वाले आदमी हो, जो कि शायद तुम हो, तो तुम मेरी मजबूरी समझ सकोगे। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं जो कुछ कर सकता था, मैंने वो किया, चाहे उसके लिए मुझे किसी दूसरे के परिवार को ही मुसीबत में क्यों ना डालना पड़े। जितना मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है, तुम यहाँ सिर्फ अपनी वाइफ के साथ आ रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे साथ कोई बच्चा नहीं है, जो कि मेरे लिए बहुत ही सुकून की बात है। इस घर में रहने के लिए तुम्हें कुछ बहुत ही ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। मैं सारी बातें तो तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम इन 6 बातों का ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। नंबर 1, इस घर के अंदर बच्चों का आना सख्त मना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ना किसी दोस्त के, ना किसी रिश्तेदार के बच्चे इस घर में आ सकते हैं। नंबर 2, घर के बेसमेंट में हमेशा रात में एक लाइट जलती हुई छोड़ना। नंबर 3, अगर तुम्हारी कोई चीज़ घर में खो जाती है तो उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। नंबर 4, रात में खाना खाते हुए हमेशा एक प्लेट खाना एक्स्ट्रा रखना। नंबर 5, अगर तुम्हारे घर में कोई कुत्ता है तो रात के वक्त या जब भी तुम घर से बाहर हो तो उसको अच्छे से बांध के रखना, वो रात में खुला ना घूमे। नंबर 6, रात के 3-4 बजे के बीच में हमेशा अपने बेडरूम के अंदर ही रहना, दरवाजे को अच्छे से बंद करके। मुझे पूरी उम्मीद है तुम इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखोगे। आखिर में मैं फिर से एक बार तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं सिर्फ अपने बच्चों को वापस लाना चाहता था। लेटर के आखिर में घर के पुराने मालिक का नाम लिखा हुआ था। सच बताऊं तो वो लेटर पढ़ने के बाद मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ज़रूर किसी ने हमारे साथ कोई भद्दा मजाक किया है,
लेकिन जितनी बार भी मैं उस लेटर में देखता, मेरा दिल घबरा जाता। अभी तो हमने सारा सामान शिफ्ट भी नहीं किया था और पहले दिन ही ऐसा मजाक। मेरा मतलब बाकी सब चीजें तो देखी जाएं, लेकिन उस लेटर में लिखी सबसे पहली बात कि इस घर में बच्चे नहीं आ सकते। उसने शायद कहीं से पता लगाया होगा कि यहाँ सिर्फ मैं और मेरी वाइफ ही आ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं पता लगा पाया कि मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है और किसी भी दिन उसकी डिलीवरी हो सकती है। काश मैं अभी इस घर से दूर जा सकता, लेकिन सालों तक जो कुछ मैंने बचाया था वो सब मैंने इस घर को खरीदने में लगा दिया। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था। उस लेटर में लिखी बातों के बारे में मैंने प्रॉपर्टी डीलर से भी बात की जिनसे मैंने वो घर खरीदा था, क्योंकि कई बार कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पहले किसी तरह का कोई क्राइम हुआ होता है, तो वहां इस तरह की कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ना ही इस घर में और ना इस पूरे एरिया में ऐसा कोई क्राइम हुआ था जिससे कि वो जगह बच्चों के लिए खतरनाक मानी जाए। उस जगह में कोई मर्डर नहीं हुआ था, कोई ड्रग्स नहीं पकड़े गए थे, यहां तक कि पुलिस हिस्ट्री में भी वो घर बिल्कुल साफ था। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि फिर भी वो इस घर के बारे में और ज्यादा पता लगाने की कोशिश करेगा। अगले कुछ दिनों तक हम जो कर सकते थे हमने किया। मेरी वाइफ ने तो उस लेटर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं उसमें लिखी एक एक बात को अच्छे से फॉलो कर रहा था। हो सकता है वो सिर्फ मेरा वहम हो, लेकिन फिर भी वो सब रूल्स फॉलो करने बहुत आसान थे। हमारे पास एक कुत्ता भी है जिसको मैं रात में हमेशा बांध के ही सोता हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बेसमेंट की लाइट मैं हमेशा से ही रात में जलती हुई छोड़ता था। मुझे रात में घर में अंधेरा पहले से पसंद नहीं था, तो वो रूल भी पूरा हो गया। जहां तक बाकी रूल्स का सवाल है, तो मैं कभी नाइट शिफ्ट में काम नहीं करता, मेरी दिन की जॉब है, तो रात में 3 से 4 बजे के बीच में उठने का मतलब ही नहीं है। वैसे भी हम लोग 11-12 बजे तक सो ही जाते हैं, तो उस रूल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप लोगों में से जिसने भी कभी अपना घर शिफ्ट किया है, तो आपको पता होगा कि नए घर में जाना कितना थका देने वाला काम है, वो भी तब जबकि घर का सारा काम करने वाला सिर्फ मैं ही था। मैंने अपनी वाइफ को कुछ भी उठाने को साफ मना कर दिया था, क्योंकि 9वें मंथ की प्रेगनेंसी में उसके लिए वो सब ठीक नहीं था। थकान इतनी ज़्यादा थी कि रात में बेड पे लेटते ही नींद आ जाती। लेकिन 2 दिन बाद मैंने नोटिस किया कि रात के समय बेसमेंट में से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। पहले मुझे लगा शायद चूहे होंगे, तो मैंने 3-4 चूहे पकड़ने के ट्रैप बेसमेंट में रख दिए, लेकिन उनमें कोई चूहा नहीं फंसा, जिसका मतलब था कि वो आवाज़ें चूहों की नहीं थी। तब तक हमने बेसमेंट में कोई सामान भी नहीं रखा था। हमारा सारा सामान अभी बॉक्सेस में ही बंद था, जिसको हम धीरे धीरे सेट कर रहे थे। फिर तीसरी रात हमने कुछ बॉक्सेस उठा के नीचे बेसमेंट में रख दिए। बॉक्सेस रखने के बाद हम बस ऊपर ही गए थे कि तभी मुझे धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं भाग के बेसमेंट में गया तो देखा कि एक बॉक्स नीचे गिरा हुआ था। वो बॉक्स ना सिर्फ नीचे गिरा था, बल्कि उसमें रखा सारा सामान नीचे फर्श पर फैला हुआ था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उस बॉक्स को बहुत अच्छे से रखा था और वो बिना किसी के धक्का दिए गिर नहीं सकता था। उस बॉक्स के अंदर सिर्फ हमारी पुरानी फैमिली एल्बम्स और फोटो ही थी, जिनमें से कुछ फोटो नीचे फर्श पर दूर तक जा गिरी थी। मैं वो सब फोटो इकट्ठा करने ही जा रहा था कि मेरी वाइफ ने मुझे टोका। मेरी वाइफ ने एक अजीब चीज नोटिस की। उसने नोटिस किया कि जितनी भी फोटो नीचे फर्श पर इधर उधर फैली थी, उन सभी फोटो में बच्चे थे। कुछ मेरे और मेरी वाइफ के बचपन की फोटो थी, तो कुछ मेरे रिश्तेदारों के बच्चों की फोटो थी, लेकिन नीचे गिरी हर एक फोटो में एक बच्चा जरूर था।
जिन फोटो में बच्चे नहीं थे वो बॉक्स के अंदर ही थी। हमने फोटो साफ की और उनको फिर से बॉक्स में डाल के बॉक्स को अच्छे से रख के ऊपर आ गए। ऊपर आते हुए मैंने बेसमेंट में लाइट जलती छोड़ दी। ऊपर आके 10-20 मिनट बाद ही हम सोने चले गए। मेरी वाइफ बेड पे सो रही थी। उसकी नींद ऐसी है कि एक बार सोने के बाद उसको कुछ पता नहीं चलता था। मैं उसके बगल में ही लेटा था और करीब 20 मिनट लेटे रहने के बाद मेरी भी आंख लगने लगी। लेकिन नींद में भी मैं बेसमेंट से आती उन खरोंचने की आवाज़ों को अच्छे से सुन पा रहा था और वो आवाज़ें शायद सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। वो उस घर में हमारा 5वां दिन था। दिन में मेरी वाइफ को लेबर पेन शुरू हो गया और हॉस्पिटल पहुंचने के 3 घंटे बाद ही मेरी वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया। मैं अब पिता बन चुका था। 2 दिन हम हॉस्पिटल में ही रुके, लेकिन इतनी खुशी के पल में भी मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी। उस लेटर में घर में किसी बच्चे को ना ले जाने की बात लिखी थी, लेकिन अब तो हमारा बच्चा आ गया था। मैंने घर के पुराने मालिक से कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो तो जैसे इस दुनिया से गायब ही हो गया था। 2-3 लोग जिनको मैंने मुश्किल से फेसबुक से ढूंढा था, उन्होंने भी उसके घर छोड़ देने के बाद उसको नहीं देखा था। किसी को नहीं पता वो इस घर को छोड़ के कहाँ गया था। वो गायब हो चुका था। 2 दिन हॉस्पिटल में रुकने के बाद मैं अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर घर आ गया। पहले तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर था, लेकिन घर आने के कई दिन बाद तक भी घर में कुछ भी अजीब नहीं हुआ। बल्कि उस रात वो बॉक्स गिरने के बाद से घर में अभी तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। अब मुझे पक्का लगने लगा था कि वो लेटर किसी की शरारत थी। हमारे साथ जरूर किसी ने प्रैंक किया था। फिर अगली रात में सोते सोते मेरे बेटे की रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। वो अपने पालने में लेटा रो रहा था। मेरी वाइफ भी उठ गई थी। मैंने उसको पालने से निकाल के अपनी वाइफ के पास लेटा दिया। वो चुप हो गया। वो दोनों सो गए। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। कुछ देर लेटे रहने के बाद मुझे प्यास लगी तो मैं उठ के बाहर फ्रिज के पास गया और पानी पीने लगा। मैंने फिर से घड़ी में टाइम देखा, तब भी 12:30 बज रहे थे। लेकिन ये कैसे? मैंने जल्दी से अपने फ़ोन में टाइम देखा। टाइम था 3:45। वो देख के मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। हमारी घड़ी बिजली से चलती थी और उस वक्त वो बंद थी। इसका मतलब घर में लाइट नहीं थी। ऊपर वाले फ्लोर पर तो हमने इन्वर्टर से कनेक्शन ले रखा था, लेकिन इन्वर्टर का कनेक्शन बेसमेंट में नहीं था। इसका मतलब बेसमेंट की लाइट भी बंद थी। उस वक्त मेरी तो पूरी बॉडी में एक डर की लहर सी दौड़ गई। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला, ये सोचते हुए कि अभी तक तो कुछ भी गलत नहीं हुआ। ये सब सिर्फ एक प्रैंक है और कुछ भी नहीं। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे पता था मैंने उस घर के रूल तोड़ दिए हैं। पहले ही मैं उस घर में अपने बच्चे को ले आया था और फिर 3 से 4 बजे के बीच में अपने कमरे से बाहर निकला और बेसमेंट की लाइट भी बंद थी। मुझे लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फिर अगली शाम करीब 7 बजे मैं अपने बेटे के साथ रॉकिंग चेयर पर बैठा उसको सुलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में मैं पूरे कमरे की छाया देख पा रहा था। ऊपर जल रही लाइट की चमक भी उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। लेकिन तभी मैंने उसकी आंखों से देखा कि पीछे खिड़की में कोई खड़ा था। वो किसी और आदमी की शेप थी। मेरा बेटा उसी वक्त रोने लगा। मैंने झट से पीछे देखा, लेकिन खिड़की पर तो कोई नहीं था। सिर्फ रात के काले अंधेरे के अलावा वहां और कुछ नहीं था। उसके बाद के कुछ हफ्तों में घर में कुछ अजीब तो नहीं हुआ, लेकिन हमने नोटिस किया
कि धीरे धीरे हमारे पूरे घर का माहौल ही बदलने लगा था। मेरी वाइफ बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। मुझे भी बात बात पर तेज गुस्सा आने लगा था। एक दिन मेरे हाथ से सिर्फ एक सैंडविच का टुकड़ा नीचे गिर गया तो मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि मैंने वो पूरी प्लेट ही फर्श पे फेंक मारी। उस वक्त मुझे इतनी तेज गुस्सा आया कि मैं अभी वो पूरा घर जला के राख कर दूं। लेकिन मैं कोई पागल इंसान नहीं हूं। मैं बहुत ही समझदार इंसान हूं और अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानता हूं। मुझे याद है कि एक बार मैंने कहीं इस फिनोमेना के बारे में पढ़ा था। इसको कॉल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। हर एक इंसान कभी ना कभी अपनी जिंदगी में इसको जरूर महसूस करता है। जैसे कि आप कभी किसी ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हैं तो आपका मन करता है कि यहां से कूद जाऊं बिना किसी रीजन के। कई बार आप जब अपने परिवार के साथ होते हैं, आपकी वाइफ के और बच्चे के, जिसको आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो आपका मन करता है कि आप उनको अपने गले लगा के उनकी जान निकाल दें। इस तरह के ख्याल हर किसी के दिमाग में आते हैं, अपनी जान लेने के, दूसरे की जान लेने के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा कर लेंगे। ये बस एक तरह से आपके दिमाग का तरीका होता है ये पता करने का कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में ऐसे ख्याल कभी कभी आते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे ख्याल दिन भर आने लगे थे। कहीं भी बैठा होता, कुछ भी कर रहा होता, अचानक से दिमाग में ख्याल आता, इस घर को आग लगा दे, अपनी वाइफ और बच्चे को मार दे, अपने हाथ की नस काट ले। लेकिन जितनी तेजी से ये ख्याल मेरे दिमाग में आते, उतनी ही तेजी से चले भी जाते। कई हफ्तों तक ऐसा चलता रहा और एक दिन मैंने अपनी वाइफ को इस बारे में बता ही दिया। मैंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में बिना किसी बात के ये गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानी थी ये जान के कि मेरी वाइफ को भी पिछले कुछ दिनों से इसी तरह के ख्याल आ रहे थे। उसने बताया कि जब वो अकेली होती है तो उसके दिमाग में भी गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं, जान देने के ख्याल, मरने के ख्याल। हम एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से समझ सकते थे क्योंकि वो हम दोनों के साथ ही हो रहा था। मैंने अपनी वाइफ को गले लगाया और एक दूसरे से वादा किया कि हम इस तरह के ख्यालों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, और अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर उसी रात में सोते सोते अचानक मेरे बेटे के रोने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैं नींद में आंखें मसलता हुआ उसके पालने के पास गया और उसको उठाने के लिए झुका, लेकिन वो वहां नहीं था। मेरी नींद एकदम से उड़ गई। उसके रोने की आवाज मुझे अभी भी आ रही थी, लेकिन उसके पालने से नहीं बल्कि घर में किसी और जगह से। मैं उसी वक्त भागता हुआ उसके रोने की आवाज के पीछे जाने लगा। मुझे पता था मुझे मेरा बेटा कहाँ मिलेगा, लेकिन मैं उसको नकारने की कोशिश कर रहा था। वो बेसमेंट में था। बेसमेंट का दरवाजा खोलते ही उसके रोने की आवाज और तेज हो गई, जैसे कि वो बहुत दर्द में हो। मैं सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे गया। जल्दबाजी में मैं गिरते गिरते बचा था। नीचे पहुंचते ही उसके रोने की आवाज अचानक से बंद हो गई। मैंने बेसमेंट का कोना कोना छान लिया, लेकिन मेरा बेटा वहां नहीं था। बेसमेंट में सिवाय खालीपन और खामोशी के कुछ नहीं था। लेकिन मेरा बेटा गया कहां? हजारों ख्याल मेरे दिल में आने लगे। उस लेटर में लिखी एक एक बात मेरी आंखों के सामने आने लगी। बेसमेंट की लाइट हमेशा जलती हुई छोड़ना, और अगर कोई चीज खो जाए तो उसको ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं भागते हुए सीढ़ियों के ऊपर गया और दरवाजा खोलने के लिए नॉब घुमाया, लेकिन नॉब तो हिला तक नहीं। मैंने नॉब को पूरी ताकत से पकड़ के घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं खुला। तभी मुझे याद आया कि उस नॉब पे तो लॉक था ही नहीं। इसका मतलब कोई दूसरी तरफ से उस नॉब को पकड़ के खड़ा था।
और तभी बेसमेंट का बल्ब बंद हो गया। शायद लाइट चली गई थी। मेरे चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। मैं अभी भी उस नॉब को पकड़े खड़ा था, खोलने की कोशिश करते हुए। अब मैं बेसमेंट के उस अंधेरे को अच्छे से महसूस कर पा रहा था, जैसे कि वो अंधेरा जिंदा हो। मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। और तभी सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर किसी के पैर रखने की आवाज आई। मैं पागलों की तरह अपनी वाइफ को आवाज लगाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। फिर से आवाज आई। वो जो कुछ भी था मेरे पास आ रहा था। मैं दरवाजा पीटते हुए अपनी वाइफ से दरवाजा खोलने की भीख मांग रहा था। वो आवाज बस मेरे पास पहुंचने ही वाली थी। और तभी दरवाजा खुल गया। बाहर मेरी वाइफ खड़ी थी। क्या हुआ? वो बोली। उसकी आंखें लाल थी, मतलब कि वो नींद से उठ के आई थी। और उसकी गोद में हमारा बेटा था जो कि रो रहा था। मैंने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए उससे पूछा कि ये तुम्हें कहाँ मिला? क्या मतलब कहाँ मिला? वो बोली, ये तो अपने पालने में सो रहा था। मुझे तुम्हारे जोर जोर से बेसमेंट में चिल्लाने की आवाज आई तो मैं तुम्हें देखने आई थी। क्या हुआ तुमको? क्यों चिल्ला रहे थे? मैं उसको डराना नहीं चाहता था। मैंने कहा, मैं नींद में चलते हुए यहां आ गया था। चलो रूम में चलते हैं। उसके बाद मैं पूरी रात नहीं सोया। बस पूरी रात लेटा घड़ी की तरफ ही देखता रहा। जब मैं अपने बेड पे लेटा उस वक्त घड़ी में 3:57 हो रहे थे। आने वाले दिनों में चीजें बद से बदतर होती चली गईं। मेरी वाइफ को रात में डरावने सपने आने लगे। वो सोते सोते बातें करने लगती, रोने लगती और कई बार तो चीखने लग जाती। कई बार मैं उसको उठा के उसको शांत कर देता, लेकिन कई बार मैं चुपचाप लेटा रहता क्योंकि मैं कुछ और कर भी नहीं सकता था। वो नींद में रोती, चीखती, लातें चलाती और मैं तमाम कोशिशों के बाद भी उसको नींद से नहीं जगा पाता। शुरू शुरू में तो मुझे नींद में उसकी बातें समझ भी आती थी। वो हमारे बेटे के बारे में कुछ बोलती, कुछ मत करो मेरे बेटे को, प्लीज, ये मेरा बच्चा है, छोड़ दो इसे, प्लीज। लेकिन बाद में वो क्या क्या बोलने लगी थी मुझे कुछ समझ नहीं आता। नींद में वो कई बार एस्टर या फिर पाई, ऑर्स 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 बोलती। पूरी रात बस यही वर्ड्स बोलती रहती। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। पूरी रात मैं ही अपने बच्चे को संभालता। सुबह उठने पर उसको कुछ भी याद नहीं रहता, ना किसी सपने के बारे में, ना कुछ और। यहां तक कि कई बार जब मैं उसको नींद से उठा पाने में कामयाब भी हो जाता, तब भी उसको कुछ याद नहीं होता था। वो बस आंखें फाड़ फाड़ के मेरी तरफ देखती और पूछती कि मैं उसे क्यों हिला रहा हूं। फिर एक हफ्ते बाद एक दिन मैंने उसको कहा कि तुमको कोई प्रॉब्लम है, हमको किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वो तैयार हो गई। मुझे पास ही में एक स्लीप स्पेशलिस्ट के बारे में पता चला, तो मैंने उसी वीकेंड उनके यहाँ अपॉइंटमेंट फिक्स करवा ली। अपॉइंटमेंट वाले दिन मैं अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर उसके यहाँ पहुँच गया। भीड़ से भरे वेटिंग रूम में हम अपनी बारी के आने का वेट करने लगे। वहां बैठे मैं अपनी वाइफ से ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। कुछ देर बाद हमारा नंबर आ गया। हमने थेरेपिस्ट को सारी बातें बता दी। उसने मेरी वाइफ से कई तरह के सवाल किए। वो लंबा पतला सा इंसान था। जब हम उसे अपनी बातें बता रहे थे तो वो अपने मुंह पर हाथ रखे ध्यान से हमारी बातें सुन रहा था। सारी बातें सुनने के बाद थेरेपिस्ट ने हमें अपना असेसमेंट बताया। मुझे लगता है आपको कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन आपके मन में कोई ऐसी बात दबी हुई है जिसको शायद आप खुल के बोल नहीं पाती हैं। इसीलिए आपके वो सारे दबे हुए ख्याल आपकी नींद में बाहर आते हैं। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसको थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। वो बोला। जी, तो बताइए हमें क्या करना होगा? मेरी वाइफ बोली।
आपको एक हिप्नोटिक सेशन की ज़रूरत है। हिप्नोटिक सेशन? ये सुन के मेरे मुंह से हंसी निकल गई। मेरा मतलब, मैं इन सब थेरेपीज़ में यकीन करता हूँ, लेकिन हिप्नोटाइज करके वो मेरी वाइफ को कैसे ठीक करेगा? मुझे तो उसकी बात बहुत अजीब लगी। मैंने अपनी वाइफ की तरफ देखा, लेकिन वो बिल्कुल सीरियस थी। उसने हिप्नोटिक सेशन के लिए हाँ कर दिया। थेरेपिस्ट ने कहा कि हिप्नोटिक सेशन तभी शुरू किया जा सकेगा जब रूम में पूरी शांति होगी, और अगर हमारा बच्चा बीच में रोया तो मुझे बच्चे को बाहर ले जाना होगा। मुझे लग रहा था वो अपनी जेब से एक घड़ी निकालेगा, जैसे फिल्मों में करते हैं, और फिर मेरी वाइफ को उसे देखते रहने को बोलेगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस मेरी वाइफ को सोफे पे आराम से बिठा दिया और उसके हाथ उसके घुटनों पर रख के आंखें बंद करने को कहा। फिर वो उससे हल्की हल्की लेकिन फोकस्ड आवाज में बातें करने लगा। और फिर करीब 15 मिनट बाद मैंने देखा कि मेरी वाइफ ट्रांस में जा चुकी थी। फिर वो बोला, आपका नाम क्या है? मेरी वाइफ ने अपना नाम बता दिया। तुम अभी कहाँ हो? उसने पूछा। एटिक में। एटिक? कौन से एटिक में? डॉक्टर ने पूछा। हमारे घर के एटिक में, वो बोली। उसकी बात सुन के मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि हमारे घर में तो कोई एटिक था ही नहीं। एटिक एक छोटा सा स्टोर होता है जहाँ यूज़ में ना आने वाले पुराने सामान को रखा जाता है, और जहाँ तक मुझे पता है हमारे घर में कोई एटिक नहीं था। एटिक में क्या कर रही हो? डॉक्टर ने पूछा। वो सीढ़ियाँ एटिक से जाती हैं। सीढ़ियाँ? कैसी सीढ़ियाँ? डॉक्टर ने पूछा। ऊपर वाले फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियाँ, वो एटिक से जाती हैं। अच्छा, लेकिन तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैं छुप रही हूँ। छुप रही हो? किससे? मनाडा से। मनाडा? कौन मनाडा? बस डॉक्टर के इतना कहते ही वो जोर जोर से चीखने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे वो नींद में चीखती थी। वापस घर आते हुए हमने आपस में कोई बात नहीं की, ना ही उसको कुछ याद था कि उसने क्या क्या जवाब दिए थे। फिर उसी रात उसके सो जाने के बाद भी मैं काफ़ी देर तक जागता रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बेड पे लेटा बस टीवी की तरफ देखे जा रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरी वाइफ ने एटिक में होने की बात कही थी। मुझे उस एटिक को ढूंढना था। मैंने कई मकानों में देखा था कि पुराने एटिक को सीमेंट और प्लास्टर से ढक दिया जाता है, जिससे कि वो ना दिखे। कहीं हमारे घर में भी ऐसा कोई छुपा हुआ एटिक तो नहीं था। मैंने एक डंडा उठाया और बाहर हॉल में जाके ऊपर की तरफ मारने लगा। मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ एटिक होगा तो उसकी आवाज़ से मुझे पता लग जाएगा। फिर करीब 10 मिनट तक पूरे हॉल में डंडा मारते रहने के बाद जब मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला तो मैं बस बैठने ही वाला था, लेकिन तभी डंडे की एक आखिरी चोट से मुझे ऊपर से अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कि ऊपर से छत खोखली हो। मेरा ख्याल सही था, एटिक वहीं था। मैं जल्दी से किचन से एक कुर्सी निकाल के लाया और ठीक उस जगह के नीचे लगा के जोर जोर से डंडा मारने लगा। उस एटिक को गत्ते और पेंट से बंद किया गया था। मैंने उसको खोल दिया। मेरे घर में एक एटिक था जिसके बारे में मुझे अभी तक पता ही नहीं था। मुझे एटिक मिल तो गया था, लेकिन उसके अंदर क्या था मुझे वो पता करना था। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और एटिक के अंदर देखने की कोशिश करने लगा। मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता था, बस यही सोच रहा था कि शायद बाहर से ही कुछ दिख जाए। अंदर बहुत धूल थी और मैंने देखा कि अंदर एक गत्ते का बॉक्स रखा हुआ था, लेकिन वो मेरी पहुंच से काफ़ी दूर था। मैं जल्दी से किचन में जाके एक स्टूल उठा के लाया और उसके ऊपर चढ़ के उस बॉक्स को बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। मुझे नहीं लग रहा था कि वो बॉक्स इतना भारी होगा, लेकिन वो बहुत भारी था।
किसी तरह मैंने उसके एक कोने को पकड़ के बाहर खींच लिया, लेकिन शायद पुराना होने की वजह से मेरे खींचते ही वो बॉक्स साइड से खुल गया। उसके अंदर जो कुछ भी रखा था वो सब बाहर आ गया, और बाहर निकली उन चीज़ों को देख के सच बताऊं तो एक बार के लिए तो मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। उसके अंदर छोटे छोटे बच्चों की बहुत सारी तस्वीरें थी, पुरानी तस्वीरें। छोटे छोटे बच्चे, 4, 5, 10 महीनों के बच्चों की तस्वीरें। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उन तस्वीरों का क्या करूं। मैं उन सबको वहीं छोड़ के जल्दी से अपने कमरे में आ गया। अगले दिन मैंने अपनी वाइफ को सारी बात बताई कि कैसे रात में मैंने घर में एक एटिक ढूंढा था और उसके अंदर मुझे बच्चों की फोटो मिली थी। मेरी बात सुन के वो डर गई। उसको यकीन था कि हमारे इस घर में आने से पहले से ही यहाँ कुछ बहुत गलत किया जा रहा था। ऐसा हो तो सकता था, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं था। मेरा मतलब वहाँ वो सभी फोटो जो मैंने देखी थी वो सब अलग अलग छोटे छोटे बच्चों की थी। हो सकता है वो किसी दीवार से उतार के वहाँ रखी गई हों, या फिर शायद किसी एल्बम से निकाल के। वो सब अलग अलग उम्र के बच्चे थे। छोटे बच्चों के साथ कौन बुरा कर सकता है। उनमें से कुछ फोटो तो बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन कुछ फोटो ज़्यादा पुरानी नहीं थी, 2-3 साल पहले की ही ली हुई लग रही थी। लेकिन जो भी था, हमें अब ये तो यकीन हो चुका था कि उस घर में हमारा रहना ठीक नहीं है। इतने दिनों से इतना कुछ होने के बाद भी हम वहाँ रह रहे थे, लेकिन उस रात उस बेसमेंट में मेरे साथ जो हुआ, और अब ये फोटो, मैं अपने बच्चे के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता था। मेरे मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते हैं, जो कि हमारे घर से 3-4 घंटे दूर है। हमने डिसाइड किया कि हम कुछ दिनों के लिए वहीं रहेंगे, जब तक आगे का कुछ फाइनल ना हो जाए। मैंने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, बस यही बोला कि उस घर में अभी काफ़ी काम किया जाना बाकी है, तब तक हम आपके साथ ही रहेंगे। वहाँ जाने के बाद हमारी लाइफ फिर से पहले जैसी हो गई। ना मुझे गुस्सा आता, ना मेरी वाइफ रात में कुछ बोलती। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। अब तो मुझे भी ये लगने लगा था कि शायद वो सब कहीं हमारे मन का वहम तो नहीं था, कहीं हम ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे थे। जिंदगी फिर से पटरी पर आ चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन मेरे पास एक कॉल आई। यह कॉल घर के लैंडलाइन फ़ोन पे आई थी, हमारे वहाँ आने के करीब 1 हफ्ते बाद। मैंने फ़ोन उठाया तो पहली 30 सेकंड्स तक तो बस स्टैटिक की आवाज़ ही आती रही। हेलो, मैं बोला। तो फिर कुछ सेकंड बाद अचानक से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ बहुत हल्की और दबी दबी सी लग रही थी। मैंने कहा, हेलो, कौन है? लेकिन अगले ही सेकंड कॉल कट गई। उस वक्त मेरे तो जिस्म का रोम रोम खड़ा हो गया था। मैंने फ़ोन नीचे रखा और जाके अपने बेड पे लेट गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या था, क्यों था। मुझे लग रहा था वो घर छोड़ देने के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मैं गलत था। उसने हमको ढूंढ लिया था और उसने सीधा मुझे ये मैसेज भेजा था कि वो इतनी आसानी से मेरा और मेरे परिवार का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने खुद उस घर के इतिहास के बारे में पता लगाने का फैसला किया। वहां के आसपास के लोगों से भी मिला, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि उस घर में पहले कौन रहता था। तो मैंने उस रियल एस्टेट कंपनी के ऑफिस में जाके पता किया जहां से मैंने वो घर खरीदा था। उन्होंने मुझे पहले तो कुछ भी बताने से मना कर दिया, ये कह के कि वो लोग अपने कस्टमर्स की कोई भी डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर 1 घंटे बाद ही उस रिसेप्शनिस्ट की मेरे पास कॉल आई। उसने कहा कि उसको उसके सुपरवाइजर ने मुझे उस घर के बारे में सब कुछ बता देने को कहा है। उसने बताया कि उनके पास उस घर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन उन प्रॉपर्टी एजेंट्स के बीच में उस घर को
डेड प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। डेड प्रॉपर्टी? क्यों? मैंने पूछा। तो उसने बताया कि उस घर के मालिक की आज से 50 साल पहले मौत हो गई थी और तब से वो घर किसी ने नहीं खरीदा। वो घर असल में एक औरत के नाम पे था जो 1958 में मर गई थी। उसने बताया कि उसके बाद से ही उनकी रियल एस्टेट कंपनी ने उस घर को बेचने की काफी कोशिशें की, लेकिन वो घर कभी बिक ही नहीं सका। और आज से करीब 3 साल पहले उस घर में अचानक से आग लग गई। किसी को पक्का तो नहीं पता कि वो आग कैसे लगी, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि कुछ छोटे छोटे बच्चे एक दिन खेल खेल में उस घर के अंदर चले गए थे और शायद उन्होंने ही उसमें आग लगा दी थी। वो घर वैसे भी बहुत पुराना था और आग लगने के बाद उसकी हालत और खराब हो गई। अब तो उसको कोई भी नहीं खरीदने वाला था। इसीलिए कंपनी ने फैसला किया कि उस घर को तोड़ दिया जाए और बैंक के थ्रू उसको नीलाम किया जाए। लेकिन घर तोड़ने का काम शुरू करने से पहले ही एक औरत ने उनसे कांटेक्ट किया और उस घर को ना तोड़ने के लिए कहा। उस औरत ने कंपनी को अच्छा डोनेशन भी ऑफर किया उस घर की मरम्मत करवाने के लिए। डोनेशन देने के लिए उसने सिर्फ एक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि उस घर का मालिकाना हक बैंक अपने पास ही रखेगा और वो घर किसी को नहीं बेचा जाएगा। उसकी बात मान ली गई। उस घर को बेचने की सभी एड्स बंद कर दी गईं। बैंक के लिए भी यह फायदे का सौदा था क्योंकि उनको बहुत मोटी डोनेशन मिल गई थी और वो प्रॉपर्टी भी अब बैंक की ही हो गई थी। ये सब होने के कुछ महीनों बाद वो घर मैंने खरीद लिया था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वो घर तो किसी को बेचा ही नहीं जाना था। मैंने फोन पे उस रिसेप्शनिस्ट से कहा। मैंने कहा कि मैं तो खुद आपके ऑफिस के एक एजेंट से मिला था। उसी ने मुझे प्रॉपर्टी दिखाई थी और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दिए थे। घर खरीदने के लाखों रुपए भी मैंने उसी एजेंट को दिए थे। सब कुछ प्रॉपर तरीके से हुआ था। वो बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि हमारे पास तो उस घर की चाबी तक नहीं थी। उस घर की चाबी तो बैंक के पास थी। ये सुन के मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मुझे तेज गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। मैंने कहा, मुझे अभी तुम्हारी कंपनी के मालिक से बात करनी है। वो बोली, मैं उनके ऑफिस में आके मिल सकता हूं। लेकिन उस मालिक ने भी मुझे वही सब बातें बताई जो उस लड़की ने बताई थी। उसने बताया कि वो प्रॉपर्टी उनके लिए डेड प्रॉपर्टी थी क्योंकि 50 साल पहले से जब उनके पास वो प्रॉपर्टी आई थी तभी से उस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सका था और आखिर में वो प्रॉपर्टी एक बैंक को नीलाम कर दी गई थी। उसने बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसकी कंपनी का कोई एजेंट वो प्रॉपर्टी मुझे बेचे। फिर मैंने उस बैंक में जाके उस घर के बारे में पता करने की कोशिश की तो उन्होंने भी बिल्कुल वही बात मुझे बताई जो उस रियल एस्टेट कंपनी वालों ने बताई थी। लेकिन उन्होंने एक और बहुत जरूरी बात मुझे बताई। उन्होंने बताया कि करीब 6 महीने पहले बैंक के लॉकर से उस घर की चाबी गायब हो गई थी। शायद किसी ने चुरा ली थी। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने की भी कोशिश की कि वो चाबी कहां गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। उसकी बात सुन के मैंने उससे और कोई सवाल नहीं पूछा और चुपचाप वहां से अपने घर आ गया। ना ही मैंने उनमें से किसी को उस लेटर के बारे में कुछ बताया। मैं उनको क्या बताता? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मैं तो जैसे बुरी तरह फंस चुका था इस जाल में, इस मुसीबत में। फिर उसी रात में सोते हुए मैंने सपना देखा कि मैं उसी घर में पहुंच गया हूं। उस घर में बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन अंधेरे में भी मैं उस घर में घूम रहा हूं। शायद मैं कुछ ढूंढ रहा था, पता नहीं क्या, लेकिन वो कोई बहुत जरूरी चीज थी। मैं उस कमरे में जाता हूं जहां मेरा बेटा सोता था और उस कमरे के सामने पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मैं अंदर जाता हूं, लेकिन अंदर जाते ही मुझे एहसास होता है कि वहां कोई और भी है। मैं पलटकर देखता हूं कि एक छोटी लड़की
मेरे पीछे बैठी है। 8-9 साल की लड़की सफेद रंग का नाइट गाउन पहने दरवाजे के पीछे बैठी है। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी और उसके पैर बहुत ही गंदे हो रखे थे। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि मैंने नोटिस किया उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन वो उसी में खोई हुई थी। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन तभी मैं रुक गया। मुझे अचानक से ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, मेरी जान जाने वाली है। मैं भाग के दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर पीटने की अजीब सी आवाजें आने लगी। मैं भाग के खिड़की की तरफ जाने लगा, वहां से निकलने के लिए, लेकिन तभी वो लड़की उठी और किसी जानवर की तरह गुर्राते हुए मेरी तरफ दौड़ के आने लगी। मैं डर के मारे बुरी तरह चीखा और तभी मेरी आंख खुल गई। मेरा बेटा जो मेरे और मेरी वाइफ के बीच में सो रहा था, वो भी उठ गया और रोने लगा। मेरी वाइफ भी उठ गई थी। मैंने अपनी वाइफ से कहा सो जाओ और अपने बेटे को अपनी छाती पर लिटा लिया। मुझे अब वैसे भी नींद नहीं आने वाली थी। मैं ज्यादा रिलीजियस इंसान तो नहीं हूं, लेकिन मुझे अब लगने लगा था कि इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए मुझे किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगले दिन ही मैं अपने एरिया की एक चर्च में चला गया और वहां के फादर से बात की। वो पतला सा आदमी था, 60 के आसपास की एज होगी। जब मैं चर्च में गया तो वो एक बड़ी सी बेंच पे बैठे कुछ पेपर्स का काम कर रहे थे। मुझे देख के उन्होंने मुझसे प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हेल्प चाहिए तुमको? मेरे घर में कुछ है, मेरे घर में भूत है, मैंने कहा, और वो मेरे पीछे पड़ गया है। मैंने उसे पीछे छुड़ाने के लिए अपना घर भी बदल के देख लिया, लेकिन वो मेरा और मेरे परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे घर में भूत है? फादर ने मुझसे आराम से पूछा। तो मैंने उनको अपने घर में हुई सारी बातें बता दी, वो लेटर वाली बात और वो बेसमेंट वाली बात भी। मैंने उनको बताया कि मुझे उस लेटर में लिखी बातों को फॉलो करना था, लेकिन मैंने उसमें लिखे सब रूल्स को जाने अनजाने में तोड़ दिया। शायद वो रूल्स फॉलो किए जाने के लिए थे ही नहीं। शायद उस घर में मौजूद उस काली ताकत ने ही मुझसे वो सब रूल्स तोड़वाए थे। लाइट का चला जाना, घड़ियों का अपने आप बंद हो जाना, मेरे बेटे का पालने से गायब हो जाना, शायद ये सब कुछ पहले से सोची समझी चाल थी, मुझे उसके जाल में फंसाने की। इतने दिनों से मैंने अपने दिल में जो कुछ भी दबा के रखा हुआ था, मैंने सब कुछ फादर के सामने निकाल दिया। फादर ने ध्यान से मेरी पूरी बात सुनी और फिर कुछ देर चुपचाप सोचने के बाद वो खड़े हो गए और बोले, इस तरह की कहानियां मैं बहुत लोगों से सुन चुका हूं। लोग अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास आते रहते हैं। मैं बस उनके घर जाके उनके घर को ब्लेस कर देता हूं, लेकिन तुम्हारे घर में मैं पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता कि तुम्हारे घर में किसी नरक के शैतान का वास है या नहीं, लेकिन अगर जो कुछ तुमने बताया वो सच है तो मैं अगले हफ्ते तुम्हारी हेल्प के लिए एक सीनियर फादर को तुम्हारे घर भेज सकता हूं। तब तक तुमको वेट करना पड़ेगा। अगले हफ्ते? नहीं, मुझे तो अभी आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरे परिवार की जान को खतरा है। मैं अगले हफ्ते तक नहीं रुक सकता। लेकिन फादर को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। डरो मत बेटा, शैतान में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारी दुनिया में कुछ छेड़छाड़ कर सके। उसकी ताकत सिर्फ हमारे डर से बढ़ती है। तुम मत डरो, सब ठीक होगा। अगले हफ्ते हमारे एक सीनियर पेस्टर तुम्हारे घर आएंगे। मैं सर हिला के बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मेरी वो उम्मीद ही रह गई, लेकिन मैं इससे ज्यादा कर भी क्या सकता था। मुझे उस घर में अब वापस जाना था। हालांकि उस घर में वापस जाने के ख्याल से ही मेरा दिल घबराने लगता था, लेकिन मुझे एक बार उस घर में फिर से जाना था।
क्योंकि हमारे सारे कपड़े और बाकी का सामान अभी वहीं थे, और साथ ही मुझे वो घर खरीदने के सारे पेपर्स भी वहां से उठा के लाने थे, जिससे कि मैं वो सब बैंक को दिखा सकूं। जहां तक मुझे याद है, मैंने घर के सारे पेपर्स वगैरह एक फोल्डर में भर के बेसमेंट की एक ड्रॉर में रखे थे। लेकिन मैं बेसमेंट में जाऊंगा कैसे? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि बेसमेंट में नीचे जाने से पहले मैं बाहर से ही नीचे देखूंगा, और अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ लगी तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। वो पेपर बहुत जरूरी थे, लेकिन उनके लिए मैं अपनी जान नहीं दे सकता था। मैं वापस उस घर में पहुंच गया। घर का ताला खोलते हुए लग रहा था कि अंदर ना जाने क्या कुछ हो रखा होगा। दीवारों पर खून लगा होगा, कुर्सियां और टेबल उल्टी रखी होंगी। लेकिन जब मैं घर के अंदर गया तो देखा कि हर एक चीज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हम छोड़ के गए थे। मैंने जल्दी से एक बड़ा सा बैग उठाया और अपने कमरे में जाके सारे कपड़े, हमारे बच्चे के डायपर्स वगैरह उसमें भरने लगा। सारा सामान भर के मैंने बैग की चेन बंद की और बाहर निकल गया। सारा सामान भर के मैंने बैग की चेन बंद की और बेडरूम से बाहर निकल गया। बाहर निकला तो देखा कि सामने बेसमेंट था, जिसका दरवाजा खुला हुआ था, बिल्कुल वैसे जैसा हम उसे छोड़ के गए थे। मुझे बस थोड़ी सी हिम्मत करनी थी। मैं भाग के जाऊंगा और झट से पेपर निकाल के भागता हुआ ऊपर आ जाऊंगा। नीचे ड्रॉर में वो पेपर्स कहाँ रखे थे मुझे अच्छे से याद था, और अगर इस बीच कुछ भी अजीब हुआ तो मैं उसी वक्त यहां से भाग जाऊंगा और फिर कभी इस घर की तरफ पलट के भी नहीं देखूंगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने बैग नीचे रखा और 1, 2, 3, मैं तेजी से भागता हुआ बेसमेंट की सीढ़ियों से कूदता नीचे पहुंच गया और सीधा उस ड्रॉर के पास जाके उसे खोल दिया, जिसके अंदर पेपर्स वाला फोल्डर रखा था। मुझे वो फोल्डर मिल गया, लेकिन मैंने वो फोल्डर खोला तो देखा कि वो तो बिल्कुल खाली था। उसमें तो एक भी पेपर नहीं था। लेकिन लेकिन कैसे? घर के सारे पेपर तो मैंने उसी फोल्डर में रखे थे। मैं बदहवास सा होकर ड्रॉर में रखे बाकी सारे पेपर्स चेक करने लगा। ड्रॉर में बाकी सब पेपर्स थे सिवाय उस घर के पेपर्स के। क्या करूं, क्या करूं? मेरे दिल में बहुत बेचैनी होने लगी थी। मुझे उस बेसमेंट से निकलना था। मैं वहां और नहीं रुक सकता था। मैंने ड्रॉर बंद किया और तेजी से ऊपर जाने लगा। मैं जिस उम्मीद से वहां आया था वो उम्मीद अब टूट चुकी थी। हजारों ख्याल एक साथ दिल में आ रहे थे, और तभी एक ख्याल मेरे दिमाग में आया। मुझे हैरानी थी कि अभी तक मैंने वो क्यों नहीं सोचा था। उस एटिक में जिन बच्चों की तस्वीरें मैंने देखी थी, मैं वो सब तस्वीरें निकाल के पुलिस को भी तो दे सकता था। शायद पुलिस उन तस्वीरों का कोई सुराग निकाल पाती। वहां से गायब हुए बच्चों का उससे बड़ा सबूत क्या हो सकता था उस घर में घट रही उन सब अजीब चीजों का। हाँ, मुझे वो तस्वीरें निकालनी ही थी। ऊपर दरवाजे के पास जाके मैं रुक गया। मुझे ये करना ही था। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बस 30 सेकंड में मैं वो सारी तस्वीरें उठा के वहां से भाग निकलूंगा। मैं जल्दी से किचन में गया और वहां से सीढ़ी लेके एटिक के नीचे लगा दी और ऊपर जाने लगा। ऊपर जाते हुए एटिक की धूल मेरे ऊपर गिर रही थी, लेकिन मेरे पास और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं था। मैं बस जल्दी से उस तस्वीरों वाले बॉक्स को खींच के बाहर निकालना चाहता था, लेकिन वो बॉक्स तो वहां था ही नहीं। वो वहां से हटाया जा चुका था। बस बहुत हो गया। मैं अब इस घर में कभी लौट के नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नीचे आ गया और कपड़े से भरा वो बैग लेने के लिए जल्दी से अपने बेडरूम में गया। लेकिन वहां जाके मैंने जो देखा वो देख के मेरी तो जान ही निकल गई। कमरे की खिड़की पर शायद गत्ते से ढक दिया गया था, जिससे कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया था, और कमरे की छत से लेकर चारों दीवारों तक
एटिक की वो सारी तस्वीरें टंगी हुई थी। वहां खड़े मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब तस्वीरें एक साथ मुझे घूर रही हैं। और उन सब तस्वीरों के बीच एक फोटो हमारी थी, मेरी अपनी वाइफ और बच्चे के साथ सोते हुए की फोटो। लेकिन ये फोटो इस घर की नहीं थी। ये फोटो मेरे मम्मी पापा वाले घर में ली गई थी। मैं उसी वक्त वहां से भाग निकला। अगली सुबह मुझे चर्च के बड़े फादर की कॉल आई। वो हमारे घर को ब्लेस करने आ रहे थे। मैंने उनको फोन पे ही अपनी सारी आप बीती बता दी। वो बोले, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर को ब्लेस कर दूंगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सच बताऊं तो मेरी थोड़ी हिम्मत तो बढ़ी थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो कुछ कर पाएंगे। मैं उनके बताए टाइम पर वहां पहुंच गया। ये फादर काफी बूढ़े लग रहे थे। उन्होंने ट्रेडिशनल ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उनके गले में एक बड़ा सा सिल्वर क्रॉस था। उन्होंने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसमें से एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें शायद होली वाटर था। उन्होंने उस बोतल को लेकर क्रॉस की शेप में छिड़का और उसमें से कुछ छींटे निकल के नीचे जमीन पे आ गिरी। उस वक्त हम बाहर लॉन में ही खड़े थे। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ अंदर आने को कहा। वो हल्की हल्की आवाज में प्रेयर बोलते हुए आगे बढ़ने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे था। उनके मुंह से निकलती उस प्रेयर से मेरे दिल को बहुत चैन मिल रहा था। वो घर के हर एक कमरे, हर एक कोने को ब्लेस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, मेरे दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे किसी भी पल कुछ हो जाएगा, कोई हमारे ऊपर झपट पड़ेगा। एक एक करके फादर ने पूरे घर को ब्लेस कर दिया। आखिर में बचा था बस एक कमरा, हमारा बेडरूम। वही बेडरूम जिसमें मैंने एक दिन पहले वो सारी फोटो लगी देखी थी। मैंने फादर को उस कमरे के बारे में नहीं बताया था। उसके पास जाते हुए मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं फादर को उस कमरे के बारे में बताना चाहता था कि शायद वो उस कमरे के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रेयर करें जिससे कि वो कमरा ठीक हो जाए। लेकिन मैं चाह के भी उनको कुछ नहीं बता पा रहा था। शायद कोई चीज मुझे उनको ये सब बताने से रोक रही थी। दिमाग में चल रहे इन हजारों ख्यालों के सैलाब में डूबा मैं बस वहीं खड़ा रहा और फादर ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। मैं बाहर ही था और बाकी कमरों की तरह फादर उस कमरे को भी ब्लेस करके बाहर आ गए। उनको वो तस्वीरें शायद दिखाई ही नहीं दी, या शायद उन्होंने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने दीवारों पर होली वाटर छिड़का और पलट के बाहर आ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे घर से बाहर आ गया। बेटा, तुम्हारा घर अब ब्लेस हो चुका है। अगर यहां कोई शैतानी ताकत थी तो वो यहां से अब जा चुकी है। तुम अब आराम से यहां रह सकते हो, वो बोले। मैं हैरान था कि वो इतने शांत कैसे थे। आपने वो फोटो नहीं देखी क्या? वो फोटो मैंने नहीं लगाई थी उस कमरे में, मैंने इरिटेट होते हुए बोला। फोटो? कौन सी फोटो? अरे वो इतनी सारी फोटो जो उस कमरे में चारों तरफ लगी हुई थी। नहीं तो, वहां तो एक भी फोटो नहीं थी। मैंने कहा नहीं, आप अभी मेरे साथ चलो। और मैं जल्दी से उनको लेकर फिर से उस कमरे में गया, लेकिन वहां तो अब एक भी फोटो नहीं लगी थी। कहां है फोटो? वो बोले। मैं कुछ नहीं बोला। बोलता भी क्या, अभी 2 मिनट पहले मैंने अपनी आंखों से उनको उन फोटो पर होली वाटर छिड़कते देखा था, लेकिन अब वहां एक भी फोटो नहीं थी। हम बाहर आ गए। तुमको अगर मेरी और जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, वो बोले। लेकिन बेटा, एक बार तुमको डॉक्टर से भी मिल लेना चाहिए। वो शायद मुझे पागल समझ रहे थे। मैं कुछ नहीं बोला और थैंक यू बोल के उनको वहां से विदा कर दिया। उनके वहां से जाने के बस 2 सेकंड बाद ही मुझे घर के अंदर से एक तेज आवाज सुनाई दी। मैं भाग के अंदर गया तो देखा कि वो सभी तस्वीरें वापस आ चुकी थी।
लेकिन इस बार वहां एक चीज और थी। उन तस्वीरों के ऊपर एक पेपर चिपका हुआ था जिस पर शायद किसी बच्चे ने एक ड्राइंग बनाई हुई थी। ड्राइंग के अलावा उस पर कुछ लिखा भी हुआ था। बच्चे ने 3 लोगों की ड्राइंग बनाई थी जिनके ऊपर उनके नाम लिखे हुए थे, मैं, मम्मी और एबी। मैं घर वापस आ गया। मुझे इतनी थकान हो गई थी जैसे कि किसी ने मेरी बॉडी की सारी एनर्जी ही चूस ली हो। रात में बेड पे लेटते ही मुझे नींद आ गई। सोने से पहले मैंने अपनी वाइफ और बेटे को गुड नाइट कहा और सो गया। लेकिन कई घंटे सोने के बाद जब मेरी आंख खुली तो तब भी मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, जैसे कि मैं सोया ही ना हूं। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। बस बेड पे लेटा अंधेरे में ही ऊपर पंखे की तरफ देखता रहा। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने पलट के दूसरी तरफ देखा जहां मेरी वाइफ और बेटा सो रहे थे, तो देखा कि वो तो वहां थे ही नहीं। बेड पे सिवाय एक तकिए के कुछ भी नहीं था। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, या फिर वो शैतान फिर से मेरे दिमाग के साथ खेल रहा था। मैंने ठंडे दिमाग से सब कुछ समझने की कोशिश की। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। इसका मतलब वो लोग बाहर नहीं गए थे। लेकिन वो गायब कहाँ हुए? मैंने घर का एक एक कोना छान लिया। वो उस घर में नहीं थे। मुझे पता था वो दोनों मुझे कहाँ मिलेंगे। मैंने अपनी कार निकाली और उस घर के लिए निकल गया। रात के टाइम बिना ट्रैफिक के वहां जाने में मुझे 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला था। घर के सामने पहुंचा तो देखा कि हमारे बेडरूम की लाइट जल रही थी और रात के अंधेरे में घर से आती उस लाइट में मैं अपनी वाइफ की परछाई साफ साफ देख पा रहा था। वो कमरे में खड़ी थी और उसकी गोद में था हमारा बेटा। मैंने कार रोकी और भागते हुए दरवाजे की तरफ पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर तो ताला लगा था। मैंने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और हड़बड़ाते हुए उस घर की चाबी को ढूंढने लगा, और 10 सेकंड बाद ही मैंने रियलाइज किया कि उस घर की चाबी तो गुच्छे से गायब थी। मुझे इतनी तेज गुस्सा आया कि मैंने दरवाजे पे एक जोर से लात मारी। मुझे अंदर जाना था, चाहे कैसे भी। और घर के अंदर जाने का सबसे आसान तरीका था बेसमेंट की खिड़की के शीशे को तोड़कर। मैं भागता हुआ घर के पीछे की तरफ गया और एक बड़ा सा पत्थर लेकर खिड़की के शीशे को तोड़ दिया। मुझे पता था शायद शीशा टूटने की आवाज से आसपास के लोग वहां आ जाएंगे, लेकिन मैं तो यही चाहता था। मैं तो चाहता ही था कि वहां के लोगों को भी उस घर के बारे में पता चले। शीशा टूटने के बाद मैं किसी तरह सरकता हुआ खिड़की से लटक के नीचे बेसमेंट में कूद गया। मेरा सिर दीवार से टकरा गया। कुछ सेकंड्स के लिए मुझे चक्कर आ गए, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। घुप अंधेरे में जैसे ही मेरी आंखें नॉर्मल हुई तो मुझे सामने एक कोने में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने जेब से फोन निकाला और टॉर्च ऑन की और उस चीज की तरफ बढ़ने लगा। वो मेरी वाइफ की लाश थी। उसकी खुली आंखें मुझे घूर रही थी। मेरी वाइफ, जिसको मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसकी लाश मेरे सामने पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी लाश से बदबू आ रही थी और तभी मुझे ऊपर से अपने बेटे के रोने की आवाज आई। मेरा बेटा अभी जिंदा था। मुझे चाहे कैसे भी उसकी जान बचानी थी। मैं भागता हुआ ऊपर गया और एक लात मार के दरवाजे को खोल दिया। उसके रोने की आवाज अभी भी आ रही थी, लेकिन उसके साथ मैं एक और आवाज सुन पा रहा था। मेरी वाइफ की आवाज, मेरे बेटे के साथ खेलते हुए, जैसा कि वो हर रोज करती थी। और वो आवाज हमारे बेडरूम से आ रही थी। बेडरूम का दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से आती लाइट से मैं उसके वहां होने का अंदाजा लगा सकता था। मैंने एक झटके से बेडरूम का दरवाजा खोल दिया। अंदर मेरी वाइफ खड़ी थी। वो मेरी तरफ पलटी
उसकी आंखों में आंसू और डर था। मैं उसके पास गया तो वो मुझे धक्का देके पीछे हो गई। उस वक्त मुझे अपने हाथ में एक बोझ सा महसूस हुआ। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो देखा कि मेरे हाथ में एक हथौड़ा था। हथौड़ा। लेकिन मैंने वो कब पकड़ा? वो कब से मेरे हाथ में था? ये सब क्या था? मैंने वो हथौड़ा नीचे गिरा दिया। मैंने फिर से अपनी वाइफ की तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन वो फिर से पीछे हट गई, गोद में हमारे बेटे को मुझसे छुपाते हुए। लेकिन वो मेरी वाइफ कैसे हो सकती थी? मेरी वाइफ की लाश तो मैंने अभी खुद अपनी आंखों से नीचे बेसमेंट में पड़ी देखी थी। वो मेरी वाइफ नहीं थी। वो जरूर कोई बहरूपिया था जो मेरी वाइफ का रूप लेके मेरे बच्चे को ले जाना चाहता था। मुझे अपने बच्चे को बचाना था। मैंने पीछे जाके फिर से वो हथौड़ा उठा लिया, लेकिन तभी वो बहरूपिया जो मेरी वाइफ का रूप लिए हुए था, वो मेरे बच्चे को गोद लिए हुए ही पीछे खिड़की का शीशा तोड़ के नीचे कूद गया। मैं भी अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे धड़ाम से नीचे कूद गया, लेकिन नीचे तो कोई भी नहीं था। वो कहां चली गई? मुझे बेसमेंट से मेरे बेटे के रोने की आवाज आई। मुझे लगा शायद वो बेसमेंट में चली गई है, तो मैं भाग के फिर से बेसमेंट की खिड़की से नीचे बेसमेंट में कूद गया। मेरी वाइफ की लाश अभी भी उसी जगह पड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी लाश के बगल में पड़ा था वो हथौड़ा, और उसके सीने पर रखी थी हमारे बेटे की फोटो। और जैसा मैंने पहले सोचा था, शोर की आवाज सुन के आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। पुलिस भी आ गई। मुझे मेरी वाइफ का कातिल समझ के पकड़ लिया गया, लेकिन मेरा बेटा, उसका कुछ पता नहीं चला। अब मेरे ऊपर मेरी वाइफ के मर्डर का केस चल रहा है। मुझे आज भी नहीं पता मेरा बेटा कहाँ गायब हुआ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा अभी भी जिंदा है।